जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 26 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज ये है हमारे ज्ञान सर। और गाइज ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को आप ज्वाइन करिएगा। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत कॉल करिए। और कॉल करने के बाद बताइए कि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस अपने एग्जाम के बारे में बताइए कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस बैच से आपको जोड़कर उस एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर प्रॉपर तैयारी होती है। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। ये है आज के टॉपिक जिनको हम लोग कवर करेंगे। और आपको टॉपिक को ध्यान से सुनना है। मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं उस पर आपको मेनली फोकस करना है। और जो चीज नोट डाउन करने के लिए कहूंगा वो आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा वो आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। तो चलिए अपन सबसे पहले आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेते हैं। तो प्रीति मिश्रा ने आंसर दिया है, समीर भटनागर, बहुत बढ़िया। और फिर अंजलि ने आंसर दिया है, अंजलि बब्बर, वेरी गुड। और साक्षी ने लिखा है कि हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल क्लासेस नहीं आएंगी। अब देखो यार, इसमें हम लोग कवर जो है वो सभी चीज करते हैं। इसमें इवन हम लोग एडिटोरियल्स के आर्टिकल्स भी कवर करते हैं। तो आपको सिर्फ रेगुलरली सेशन को जो है वो फॉलो करना है। अंजलि ने लिखा है, सॉरी सर, मुझे तीस्ता रिवर वेस्ट बंगाल सुनाई दे रहा है और दिखाई नॉर्थ बंगाल दे रहा है। अरे यार, स्टेट का नाम जो है वो लिया गया था बेसिकली। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। दीपांशी, जैसे जैसे प्री आ रहा है मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बताइए, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। दीपांशी देखो, आपके लिए और सभी लोगों के लिए बस मैं यही चीज कहूंगा। देखो यार, आपको किसी मोटिवेशन या किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो है अपना डिसिप्लिन। सिर्फ अपना डिसिप्लिन जो है वो बनाओ। एक टाइम स्केड्यूल जो है वो अपना सेट करो कि भाई मुझे इस समय पढ़ना है। और अब सोचो कि आपको अब पढ़ना नहीं है, आप एग्जाम, उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आगे चल के आप ऑफिसर बनने वाले हो। तो आप अपने आप को ये सोचो ना कि यार मैं एक ऑफिसर हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं या अपनी ड्यूटी कर रही हूं। ऐसा सोचो कि भाई ये मेरा ऑफिस का टाइम है और मुझे टास्क दिया है ये फलाना चीजें पढ़ने का, तो मुझे बैठ के पढ़ना है। तो रोज मॉर्निंग में एक स्केड्यूल बनाओ कि आज मुझे ये टास्क फिनिश करना है, कि मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ना है, फिर इतने इतने टाइम का मेरा रिलैक्सिंग एक्टिविटी होगा, उसमें मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जो चाहूंगी वो करूंगी। आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या करते हो? या तो सिर्फ आप पूरे दिन पढ़ते रहते हो, फिर 3 4 5 दिन के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर सोचते हो कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो उसको बैलेंस करके रखो ना यार। मतलब ये करो कि भाई मुझे सुबह से लेकर इतने बजे तक जो है वो पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं फ्री, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ये चीज करो, क्योंकि अपने आप को भी टाइम देना जरूरी है। या फिर जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को जो है वो संडे का हाफ डे जो है वो सैटरडे नाइट से लेकर संडे का हाफ डे तक जो है वो अपने लिए रखता हूँ। मतलब सैटरडे मतलब शाम से जो है मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं उसके उसके बाद फिर कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो करता नहीं हूँ। जो मुझे मन करता है अच्छा करने के लिए वो करता हूँ। संडे को जो है वो घर भर के काम जो है वो निपटाता हूँ कुछ। और या फिर उसके सेकेंड हाफ में जो है मुझे जो पसंद है वो करता हूँ। तो वो चीज, तो ऐसा इस प्रकार का अपना रूटीन जो है वो बनाओ, राइट। तो उससे करेगा कि आपका टास्क भी आपके कंप्लीट होते रहेंगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा, अपने काम में अपना मन लगेगा और आप प्रोडक्टिव जो है वो बन पाओगे। तो सिर्फ एक ही चीज है वो सोचो, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन 1 2 दिन तक रहता है, बट आपका डिसिप्लिन जो है वो सस्टेन करेगा। तो डिसिप्लिन लाइफ जो है वो फॉलो करो। बस इस एग्जाम की डिमांड सिर्फ डिसिप्लिन लाइफ है। ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन किसी ने कुछ कह दिया, आपने कोई मोटिवेशन सुन लिया किसी का, तो एकदम से आप पढ़ने बैठ गए, राइट। वो मोटिवेशन 2 4 दिन के बाद ठुस खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ डिसिप्लिन पर फोकस करना है, दैट्स इट। कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए। और सबसे बढ़िया चीज तो दीपांशी, आप तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पेड कोर्स में हैं, तो वहां पर आपके वीडियोस जो आ रहे हैं, जो मटेरियल आ रहा है, सेट करो कि भाई मुझे ये चीजें रोज देखनी है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपका जो मन करे वो आप करो अपने टास्क को फिनिश करने के बाद। नेक्स्ट, आयुष गुप्ता, वेरी गुड यार। ईशा ठाकुर, आयुषी सिंह, निहारिका ने लिखा है प्लेलिस्ट कहाँ है करंट अफेयर्स की, तो आप देखिए ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आपको मिल जाएगी। चलिए, और इसी प्रकार से गाइज आप अपने कमेंट जो है वो कर सकते हैं। आपको इसके अलावा मुझसे कोई भी चीज़ जो है वो पूछनी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं उसका नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आंसर जो है वो दे दूंगा लेक्चर के दौरान ही। तो चलिए आइए हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे
टॉपिक्स को। तो जो चीज मैं आपको बताऊंगा उस चीज को जो है वो अब आपको ध्यान से जो है वो सुनना है, पूरा फोकस आपको मेरे ऊपर रखना है, जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज के ऊपर। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेंडेमिक ट्रीटी का टॉपिक है। तो लिख लो टाइटल ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेंडेमिक ट्रीटी। तो जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस और हेल्थ गवर्नेंस से एसोसिएटेड ये टॉपिक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेंडेमिक ट्रीटी का। ये एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, क्या वर्ड मिला हम लोग को, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता एग्रीमेंट। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख लो, कमेंट बॉक्स कह रहा हूं, नीचे अपने पेपर पर लिख लो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वाला पॉइंट फ्यूचर पेंडेमिक, ये फ्यूचर पेंडेमिक के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी के नीचे, ग्लोबल लेवल पर प्रिपेयर्डनेस और कॉपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, सिर्फ इतना लिखो ग्लोबल लेवल, क्योंकि देखो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो ग्लोबल लेवल तो बनता ही है। तो ग्लोबल लेवल पर फिर एरो बनाओ और उसके आगे जो है वो लिख लो दो चीज, प्रिपेयर्डनेस एंड कॉपरेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड कॉपरेशन, सिंपल, प्रिपेयर्डनेस एंड कॉपरेशन। तो फ्यूचर में कोई भी पेंडेमिक ना आए, या अगर आता है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें और सभी कंट्रीज मिलकर कोऑर्डिनेशन अपना बनाकर रखें। सभी जितने भी देश हैं पूरे दुनिया भर में ये आपस में यूनाइटेड रह सकें, उसके लिए ये ट्रीटी, ये संधि जो है वो लाई गई है। समझ में आई आपको? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जेनेवा के अंदर फॉर्मली अडॉप्ट किया ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेंडेमिक, डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट को, जो लीगली बाइंडिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे लीगली बाइंडिंग, ये लीगल बाइंडिंग है, मतलब कि इसको जिसने भी साइन किया तो वो इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो यहां तक पूरी बात समझ में आ गई कि क्या है भाई, ये एक एग्रीमेंट बन रहा है कि आने वाले समय में कोई किसी भी प्रकार की अगर महामारी आती है तो हम लोग जो है वो रेडी रहेंगे, सभी कंट्रीज मिलकर उस महामारी से निपटने के लिए प्रिपरेशन करेंगे और यूनाइटेड रहेंगे। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी चीज, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेंडेमिक ट्रीटी को अडॉप्ट किया। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये बात आपके समझ में आ गई, जिसका गोल है फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और प्रिपेयर्डनेस तैयार रखना। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इस एग्रीमेंट पर 124 कंट्रीज ने साइन किया। नेक्स्ट पॉइंट, 124 कंट्री साइंड। बस सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में, यानी कि आप देखोगे तो आप सिर्फ, आपको पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में चीजें कवर करनी है, शॉर्ट में आपकी चीज फिनिश, आपका एक टॉपिक शॉर्ट में फिनिश, बस इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। अब चीजें जो आएंगी वो सुनने वाली आएंगी, इतनी चीजें बस एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है आपसे। अब सुनना, इसका गोल मैंने आपको बता दिया, 124 कंट्री ने साइन किया, लेकिन यूएसए ने लास्ट स्टेज पे विड्रॉ कर लिया। क्यों? अमेरिका भैया, अमेरिका फर्स्ट, पहले भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो यूएसए की बनी नहीं थी। एनवायरमेंट को लेकर तो यूएसए पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में पीछे हट गया था। तो हमें पता ही है कि ये अमेरिका जो है वो इस प्रकार की ट्रीटीज वगैरह को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका ट्रेंड रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान पहले भी, और इस बार भी सेम चीज देखने को मिली है जो पहले भी हम समझ चुके हैं। राइट? अब सवाल ये उठता है यूएसए ने विड्रॉ क्यों किया? क्या ये ट्रीटी नेशनल सोवरेनिटी को खतरे में डाल सकती है? तो क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स पे लिख कर दो क्यों किया होगा यूएसए ने इससे विड्रॉ। पूरा खेल है भैया पैसे का, समझ रहे हो आप? यूएसए जानता है मैं डेवलप कंट्री हूं, मैं माई बाप हूं सबका, इन लोग सब डेवलपिंग कंट्रीज है, मुझसे बोलेंगे पैसा दो और मैंने अगर साइन कर लिया तो मैं बाउंडेड हो जाऊंगा पैसे देने के लिए। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं, आइए समझते हैं डिटेल में। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब देखो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंडर अडॉप्ट किया गया है, लिखने की जरूरत नहीं। और टोबैको कंट्रोल के बाद सिर्फ दूसरा लीगली बाइंडिंग हेल्थ ट्रीटी है ये चीज चाहो तो लिख सकते हो। अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये दूसरी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इससे पहले टोबैको हेल्थ की कंट्रोल को लेकर, यानी कि टोबैको कंट्रोल को लेकर हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने बाइंडिंग ट्रीटी बनाई थी, यानी कि टोबैको के कंजम्पशन को कम करना है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसको लेकर इन्होंने बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया था पहले, और अब ये दूसरा बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। 60 रेक्टिफिकेशन के बाद ये लीगली बाइंडिंग बनेगा, यानी कि 60 कंट्रीज इसको रेक्टिफाई कर लेंगी तो फाइनली लीगली बाइंडिंग हो जाएगा ये। और कोविड 19 ने, आप जानते ही हैं कि पूरे दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम की कमियों को एक्सपोज कर दिया था, सामने रख दिया था। स्पेशली वैक्सीन जो है उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी थी। राइट? जिस कंट्री के पास पैसा है वो कंट्रीज वैक्सीन उठा रही थी, जिनके पास नहीं है उनको दिक्कतें आ रही थी, है ना?
और एक नेचर स्टडी 2022 ने सजेस्ट किया कि अगर वैक्सीन इक्वल शेयर होती हैं तो 1 मिलियन से ज्यादा डेथ प्रिवेंट की जा सकती है, 10 लाख लोगों से ज्यादा डेथ रोकी जा सकती है अगर वैक्सीन जो है वो इक्विटेबल तरीके से शेयर की जाए। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक्सक्लूजन फेस कर रही थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, है ना। तो ऐसी भी कई कई सारी रिपोर्ट जो है वो सामने आई, वो सब रिपोर्ट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेंडेमिक ट्रीटी है, ये उन सब कमियों को जो है वो खत्म करने के लिए और सभी कंट्रीज को आने वाले समय की महामारी से लड़ने के लिए जो है वो इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है। बस दैट्स इट। अब आओ कुछ फीचर्स मैं आपको इसके समझाता हूं। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, PABS। कंट्रीज को पैथोजन सैंपल और जेनेटिक डेटा शेयर करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी कंट्री, उसके पास अगर कोई पैथोजन डिटेक्ट होता है तो वो डेटा वो तुरंत रियल टाइम बेसिस पर शेयर करें। इन एक्सचेंज फार्मा कंपनीज को 10% वैक्सीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फ्री देनी होगी, यानी कि जो भी कंट्रीज इसको साइन करेगी उस कंट्री की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसे 10% वैक्सीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्री में देनी पड़ेगी, और 10% अफोर्डेबल प्राइस पर लो इनकम नेशन को देनी पड़ेगी। अब कहानी समझ गए यूएसए के बाहर जाने की, है ना बेटा, सब पूरा पैसे का खेल है। तो इनने क्या बोला कि आप 10% डिस्काउंट में दो, किनको? डेवलपिंग कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को, और 10% वैक्सीन रखवा दो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्री में। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी शेयर की जाए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सके। गेम्स एंड मैम यूएसए का, ये देखो कि ये बोल रहा है कि जितना भी आप टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हो वैक्सीन बनाने की, वो तुरंत आप शेयर करिए दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को, जिससे कि उनको फायदा मिल सके, है ना। तो ताकि कंट्रीज भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, और यूएसए कभी नहीं चाहेगा क्योंकि पैसा चाहिए ना, उसको तो पैसा बनाना है। फिर इसके अलावा इक्विटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क हो, एलोकेशन बेस्ड नीड के आधार पर हो कि भाई जिसको जरूरत है उसको अलॉट करो, है ना। तो ये चीज है। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंट रहे, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार किया गया। वन हेल्थ अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसको अलग से लिख लेना, ये वाली अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। वन हेल्थ में बताऊं क्या चीज आती है इसके अंदर? ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट, ये तीन आप जैसे वेन डायग्राम जो है वो बना सकते हो इस तरीके से, सर्कल सर्कल टाइप के। एक सर्कल में हो गया आपका ह्यूमन, एक में हो गया एनवायरमेंट, और एक में हो गया एनिमल। तो ये जो बीच वाला जो है ना, ह्यूमन एनवायरमेंट एनिमल, तो ये जो है ये वन हेल्थ अप्रोच है, यानी कि एक को भी जिस गड़बड़ी होगी तो दूसरा उससे अफेक्ट जो है वो होगा। यानी कि अगर जूनोटिक डिजीज के बारे में आपको पता है कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होगी, ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर होगी, और एनवायरमेंट जो है वो पूरी तरह से डैमेज होगा, और एनवायरमेंट डैमेज होगा तो दोनों को नुकसान पहुंचेगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में आप देख ही रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज, तो ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट हेल्थ को इंटीग्रेट किया गया जूनोटिक डिजीज का अर्ली डिटेक्शन और कंट्रोल फोकस में रखने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, दैट्स इट। चलिए, अब इसके अंदर चैलेंजेस तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। यूएसए ने जो है वो विड्रॉ कर दिया इस ट्रीटी की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाते हुए कि ये ट्रीटी इफेक्टिव नहीं है। यूएसए ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोविड रिस्पांस को क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये ट्रीटी नेशनल ऑटोनॉमी को वीक कर देगी। बट ऐसा नहीं है, आप जानते हो कि भाई रियलिटी जो है वो क्या है, राइट। यूएसए बहुत माइंडेड है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको पता है कि उसको कमाना जो है वो कहाँ से है, और उसके पास सबसे ज्यादा रिसर्च वगैरह वो कंडक्ट करता है। तो जितनी अर्ली वो रिसर्च करेगा उतनी जल्दी पैसा कमाएगा, तो वो नहीं चाह रहा कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना। सीधी सीधी चीजें हैं भाई इसमें। ऐसा नहीं है कि यूएसए बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ, हाँ, बट एक चीज से मैं सहमत हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई बार चाइना की ज्यादा सुन रहा है आज की डेट में, इसलिए भी यूएसए के साथ उसका क्लैश है। अगर आप पास्ट में देखोगे कोविड 19 के समय पर, तो उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई बार चाइना को जो है वो काफी फेवर जो है वो कर रहा था, ये साफ साफ जो है वो नजर आ रहा था। तो इस चीज को लेकर यूएसए छिड़ा हुआ है क्योंकि यूएसए माई बाप बना फिरता है, और उसको लगेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस जगह पे नहीं जाएगा कि जहां उसकी इज्जत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। और बहुत ईगोइस्टिक है यूएसए। इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसकी ईगो का कहर, जापान को छोड़ा नहीं उसने, पूरी दुनिया को औकात दिखा दी थी उसने, याद है ना, न्यूक्लियर अटैक। फिर ट्रीटी जो है वो इन्फोर्सेबल तो है,
लेकिन कंट्रीज इसे इग्नोर कर सकती हैं बिना किसी पेनाल्टी के। राइट, ट्रीटी को लागू तो आपको करना है, लीगली बाइंडिंग है, बट इसमें आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट इस ट्रीटी के अंदर जो है वो आ गया है, जो कुछ चीजों पर ऑब्वियसली इस ट्रीटी पर सवाल उठा रहा है कि भाई अगर आप लीगली बाइंडिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर वो भी तो लगाओ, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो लगाओ, जवाबदेही तो होनी चाहिए, है ना। और पीएबीएस मैकेनिज्म भी मई 2026 तक फाइनलाइज होगा, तब तक ट्रीटी का फुल इम्पैक्ट देखना जो है वो मुश्किल ही है। तो यही चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बस ये देखो, ये 2026 तक कंप्लीट होगा, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जितनी चीज बस मैंने आपको लिखवाई होपफुली आपने उतनी चीज लिख ली होगी। और आपको बता दें कि ट्रीटी ग्लोबल हेल्थ सॉलिडेरिटी को प्रमोट करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग पैंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शन, क्योंकि सभी लोग को इसका फायदा मिल सके, ये इसके फायदे हैं। और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स सिस्टम बिल्ड करता है ताकि कोई टेम्पररी सॉल्यूशंस की जरूरत ना पड़े, हम ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड रहें। तो ट्रीटी तो अच्छी है, नो डाउट, बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिस पर काम करना जरूरी है। एनीवेज, तो होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा, राइट। और अगर आया है तो लाइक का बटन तुरंत जो है वो हिट करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। एक मिनट पानी पी लूंगा, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आज एक न्यूज देख रहा था मैं, अमेरिका एक ऐसी बिल्डिंग जो है वो तैयार कर रहा है जिसकी नींव, जिसका बेस जो है वो, जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं यहाँ पर हूँ अपने ऑफिस पे, अपने घर पे, तो आप लोग अपने घर पे हैं, तो देखिए आप कि धरती से अटैच होकर तो बिल्डिंग बनती है कि नहीं भाई। नीचे जो है वो बेस जो है वो उसका धरती पर चिपका हुआ है, तो उससे बिल्डिंग बन रही है। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, यूएसए जो है वो ऐसी बिल्डिंग जो है वो तैयार कर रहा है, वहां की एक कंपनी, जिसकी नींव जो होगी वो अंतरिक्ष में होगी, उल्टी लटकी रहेगी बिल्डिंग, उल्टी बिल्डिंग, सोचो आप, खतरनाक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ये। अब देखो आगे चल के क्या होगा। तो ये अभी मैंने एक न्यूज जो है वो देखी थी तो उसमें पता लगा, और ऑथेंटिक सोर्स से ही मैं न्यूज जो है वो देखता हूँ गाइस। आपको भी कोई रील्स वगैरह पे ऐसी कोई चीजें दिखाई देना तो उस पर एकदम से बिलीव नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कि वो ऑथेंटिक ना हो, उनका सोर्स ऑथेंटिक ना हो। एनीवेज चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो डायरेक्टली इंडिया के 85% किसानों से जुड़ा है, एम्पावरिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए और मेंस में लिखने के लिए। जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो रीसेंट एनालिसिस ने हाईलाइट किया है कि भारत के, इंडिया के छोटे जो किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल किसान जो हैं, ये पॉवर्टी और डिपेंडेंसी से निकल कर रेजिलियंस और डिग्निटी की तरफ इनको ले जाना बहुत जरूरी है, यानी कि इनको निकालना बहुत जरूरी है आज की डेट में गरीबी से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप जानते ही हैं, और ये तो बहुत ही मेजर मुद्दा भी है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो छोटे किसानों की डेफिनेशन क्या है, स्मॉल और मार्जिनल किसान, किसी को आइडिया, किसी ने पढ़ा है एनसीईआरटी में इस चीज के बारे में? तो यस, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, जिन जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है, राइट, 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन होती है, तो वो स्मॉल और मार्जिनल किसान है। ये चीज आपने जो है वो ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ी होगी, राइट, इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी के अंदर बकायदा बताया ही रहता है। अब ये किसान जो है वो 85% से ज्यादा है। चाहो तो आप लिख सकते हो ये वाले फैक्चुअल फिगर्स, वैसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि 85% से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल और मार्जिनल किसान है, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। पर सिर्फ 45% टोटल सोन एरिया ही कल्टीवेट करते हैं, समझ रहे हो आप? सिर्फ 45% ही एरिया जो है वो इनके पास कल्टीवेशन के लिए है, जहां पर आप खेती किसानी कर सकते हो। ज्यादा लोग, कम जमीन, कम इनकम, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, यही सीखना है और समझना है। तो आइए इसी पर ही हम लोग जो है वो थोड़े से चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में किसान जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो आपको पता है गाइस कि हमारे किसान मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड है। सिंचाई के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डीजल, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनकी कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो सबसे मेन जो इशू है जो किसान किसान हमेशा फेस करते हैं, वो इनपुट कॉस्ट जो बढ़ा हुआ है वो इशू, और दूसरा क्लाइमेट सेंसिटिविटी। आज की डेट में जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण और स्थिति बदतर होती जा रही है।
सिर्फ 7% किसान ही एमएसपी का बेनिफिट लेते हैं। ये वाला फैक्ट चाहो तो लिख सकते हो। सिर्फ 7% किसान को ही एमएसपी का बेनिफिट मिल रहा है, सोचिए आप। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी से फोर्स डिस्ट्रेस सेलिंग होती है, क्योंकि उनके पास सामान रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। नहीं तो फिर उनका सामान जो है वो, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो, ईल्ड जो है, जो उनकी हुई है, खराब हो जाएगी कंप्लीटली। है ना, फसल जो है वो उनकी खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके पास व्यवस्था ही नहीं है, वेयर हाउसेज ही नहीं है प्रॉपर, जहां पर वो सेफली जो है वो स्टोर कर सके अपने प्रोड्यूस को। है ना। तो कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कमी के कारण उनको जल्दबाजी में अपने सामान को बेचना पड़ता है, कम प्रॉफिट में। प्रॉफिट तो छोड़िए, कई बार लॉस में, सिर्फ इतने में बेच देते हैं जितना उनकी लागत जो है वो निकल आए, रोलिंग जो है वो उनकी बन सके। तो ये बड़ी स्थिति खराब है किसानों की। सिर्फ 30% किसान को फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस मिल पाता है। सोचिए, अभी भी 70% किसान ऐसे हैं जो आज की रेट में भी साहूकारों से जो है वो लोन लेते हैं, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और बाहर से मार्केट से उठाया हुआ लोन तो बहुत महंगा होता है। बाकी काफी लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड, वही साहूकार के पास जो है वो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट जहां पर बहुत हाई होता है, सब्सिडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ इनको मिलता है, लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर नहीं होता। है ना, क्योंकि पर्टिकुलर क्रॉप्स पर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो वो पर्टिकुलर क्रॉप्स पर ही जो है वो काम कर रहे होते हैं। मिट्टी खराब हो जाती है, सॉइल डिग्रेडेशन भी होती है केमिकल बेस्ड मोनोकल्चर के कारण। आप कंटिन्यूअसली खेत में जो है वो छिड़कते रहोगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो मिट्टी तो खराब होगी ना, उसकी जो फर्टिलिटी है वो तो खराब हो ही जाएगी। तो यही हो रहा है, किसानों के पास मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स, इन सब चीजों का नॉलेज नहीं होता, जिससे कि वो अपने प्रोड्यूस को जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से बेच नहीं पाते। राइट। ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा सरकार की काफी सारी स्कीम्स है, ये आप स्कीमों के नाम लिख लीजिएगा, सिर्फ नाम लिखिएगा और उसके बारे में आज डिटेल में पढ़िएगा। पीएम किसान स्कीम, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, एनुअल पेमेंट्स इनको दिया जाता है। कितना, कितने रुपए देते हैं पीएम किसान स्कीम के तहत, कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पर। फसल बीमा योजना के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है ना। क्या मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर कि क्रॉप इंश्योरेंस में जो है वो इनको कितना परसेंट प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है किसानों को। राबी क्रॉप के लिए जायद और हॉर्टिकल्चर के लिए, कमर्शियल के लिए अलग अलग है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ डिफरेंसेस, जिसको पता है। ठीक है। पीएम के एस वाई, कृषि सिंचाई योजना है ना, के एस वाई। ये भी अगेन इरिगेशन एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए है, कृषि सिंचाई, सिंचाई इरिगेशन, है ना। ई नाम, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, मंडी के साथ कनेक्ट करने के लिए। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 एफपीओ जो है वो बनाए गए हैं, तैयार जो है वो किए गए हैं। राइट। मतलब एम है ये कि बनाना है, जिससे कि ये बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसे कि वो रहता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे ही फार्मर्स का ये एफपीओ होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कि बल्क में जो है वो किसान जो है वो सभी, यानी कि छोटे छोटे किसान एक साथ इकट्ठा हो जाए और बल्क में जो है वो प्रोड्यूस एक सिंगल क्रॉप का करें, फिर उसके बाद वो एक अच्छे रेट पे जो है वो डील करें कलेक्टिवली। तो बस यही है, एग्री बाजार, निंजा कार्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनको इनकरेज करना चाहिए ताकि किसान जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सके, मिडिलमैन का झंझट खत्म हो जाए, जिससे कि उनका प्रॉफिट जो बीच में जो है वो मिडिलमैन खा जाते हैं तो वो उनका बच सके। गवर्नेंस, शासन पर काम करना है, मेंटरशिप पर काम करना है, मार्केट के साथ लिंकेजेस पर काम करना है। अब जो प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्यूशन है, किसानों को सही लोन नहीं मिल पा रहा तो उनको लोन्स प्रोवाइड कराओ फॉर्मल सेक्टर से। राइट। ट्रांसपेरेंसी के साथ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए लोन एलोकेशन में। है ना। ठीक है। रिफॉर्म्स लेकर आए हम लोग, प्रोग्राम्स जैसे कि ये PKVY और मिशन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वैल्यू चेन 2025। आप तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नेचुरल फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, उससे ज्यादा बेटर होती है नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफी लॉसेस भी हुए हैं, जिससे रिलेटेड मैंने आपको बोला भी था कि सिक्किम हमारी पहली ऑर्गेनिक स्टेट है, आपको ऑलरेडी पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली। बट वहां पर बहुत ज्यादा अभी फेमाइन भी जो है वो आ गया था, भुखमरी जो है वो आ गई थी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक
फार्मिंग कल्टीवेशन। 4P मॉडल पर काम करना है, प्रमोट करना है पब्लिक प्राइवेट प्रोड्यूसर पार्टनरशिप, ये लिख लेना 4P मॉडल। ठीक है। चैटबॉट, ड्रोन डिलीवरी, राइट, डिजिटल लिटरेसी, इन सब चीजों पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, 2, 8, 12, 13, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, और मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताया हुआ है कि आप लोगों को जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा गोल जो है वो किससे रिलेटेड है। राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही, तो इंडिया का जो रूरल प्रोस्पेरिटी का बेस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। और दूसरी बात, मैं कई बार आप लोग को बता भी चुका हूं कि हमें मेनली जो है फोकस जो है वो किस चीज पर करना है, गांव क्षेत्रों के ऊपर, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रिसाइड करती है। और गांव क्षेत्र अगर डेवलप हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर जाएगी। पोस्ट कोविड रिफॉर्म्स और डिजिटल टूल से डिग्निटी और सस्टेनेबिलिटी का नया मॉडल बन रहा है। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स और सिविल सोसाइटीज मिलकर काम करें तो फेयर और इंक्लूसिव रूरल इकोनॉमी जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था मेंस में लिखने के लिए, काफी सारे पॉइंट्स थे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स वगैरह जो थी वो आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, और कुछ फैक्ट्स जो है वो ध्यान में रखिएगा जो मैंने भी आपको बताए हैं। कि अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अभी जो आपने पढ़ा बिना अपने नोट्स को देखे, कि कितने परसेंट किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओ, देखते हैं किसने ध्यान से जो है वो चीजें सुनी है फोकस के साथ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बढ़िया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एशियाटिक लायन सेंसस 2025 का टॉपिक है। आइए लिख लीजिए भैया, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एशियाटिक लायन सेंसस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बोला तो तुम क्यों उड़ गए हो? तुम्हें नहीं आने के लिए कहा जा रहा है। ये देखो भैया, इनको बोला चलिए तो ये उड़ गए भाई साहब हमारे। चलिए हम अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं बोल रहे हैं। लिखिए एशियाटिक लायन सेंसस 2025, जिसमें गुजरात ने एक बार फिर अपने संरक्षण के प्रयास की फील्ड में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया से जुड़ा ये टॉपिक है। तो गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 16वां एशियाटिक लायन पॉपुलेशन सेंसस कंप्लीट कर दिया। तो ये कौन सा सेंसस है? ये 16वां है, लिख लीजिएगा। और किसने कंप्लीट किया? गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। लेटेस्ट फिगर के अकॉर्डिंग गुजरात में अब 891 लायंस हैं, जिनका कंजर्वेशन सक्सेस का क्लियर प्रूफ है। 891 लायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन गुजरात, लिख लीजिएगा 891 लायंस इन गुजरात। 10 से लेकर 13 मई 2025 के बीच में यह हुआ है कंडक्ट। 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जहां पर 11 डिस्ट्रिक्ट, 58 तालुक्स हैं, लिखने की जरूरत नहीं। और इसमें 3254 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। आपको पता है कि एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन गुजरात। सिर्फ गुजरात में पाए जाने वाले एशियाटिक लायंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, पता है आपको? आइए कुछ और चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, सुनने वाली चीजें। अब ये पूरी चीज इन्होंने कंडक्ट करी थी 2 फेजेस में। एक था डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन, 10 से लेकर 11 मई के बीच में था। और एक 12 से 13 मई के बीच में फाइनल एन्यूमरेशन हुआ, यानी कि फाइनल उन्होंने कंफर्मेशन जो है वो किया। तो 891 लायंस, जिसमें 196 अडल्ट मेल्स हैं। और लायन की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो इवन गिर नेशनल पार्क के बाहर भी देखी गई है, जो ये बता रहा है कि उनका हैबिटेट कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, यानी कि वो उनका जो घर है वो बेटर तरीके से, मतलब फैल रहा है, एक्सपेंड जो है वो हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बस इसमें और कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इनका साइंटिफिक नेम आप लिख लो लायन का, एशियाटिक लायन। यहां पर दिया तो होना चाहिए, साइंटिफिक नेम क्यों नहीं दिया? हाँ ये लिखा है, सॉरी, है ना, पेंथेरा लियो पर्सिका। ये एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम है। आईयूसीएन का रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये पहले एंडेंजर्ड था, वल्नरेबल है, याद रखिएगा। सीआईटीईएस के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशियाटिक लायन से रिलेटेड, ये वाले फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जो है ना, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। पहले ये वेस्ट बंगाल से लेकर वेस्ट एशिया तक देखने को मिलते थे, बट ऑब्वियस ही बात है कि इनका जो हैबिटेट लॉस हुआ, यानी कि इनका जो घर था वो छिनता गया ह्यूमन के डेवलपमेंट के कारण। और ये फिर आज की डेट में सिर्फ एक ही जगह पर
सीमित है, जो कि है गुजरात। इनके मेल्स का वेट 160 से 190 किलो होता है, फीमेल्स होती हैं 110 से 120 किलो, क्योंकि डाइट करती है ना फीमेल। फिर और ये सब चीजें फीचर्स वगैरह उतने कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। ये प्रोजेक्ट लायन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट लायन, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वाइल्ड लाइफ हेल्थ मॉनिटर करना, कि भाई सभी जो शेर है वो ठीक है कि नहीं, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, पॉपुलेशन इनकी बढ़ाने पर इन्होंने अचीवमेंट हासिल कर दिया कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, है ना। न्यू टेरिटरीज भी अब शेर ने ऑक्यूपाई जो है वो कर ली है। बट यस, आज भी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को लायन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, डिजीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फूड वाटर की अवेलेबिलिटी की समस्या है कि वहां पर शेरों के लिए खाना और पानी अवेलेबल है कि नहीं, वो भी नई टेरिटरीज में, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, और वेटनरी केयर को और मजबूत करना पड़ेगा, कम्युनिटी को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये काफी अच्छा, मतलब ये आप बोल सकते हो कि कंजर्वेशन एफर्ट्स है एशियाटिक लायन के प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, जो हमने दिखाया, स्पेशली गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिखाया। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जिस पर हम लोग को सबसे ज्यादा जो है वो काम करना है, राइट, आप लोग को पता ही है ऑलरेडी। आइए इसी पर बात करेंगे। 20 मई 2025 को दिल्ली में हुआ सेकंड ब्लू टॉक्स, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने होस्ट किया था। फ्रांस और कोस्टा रिका के कोलैबोरेशन में हुआ था, ये लिख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने फ्रांस और कोस्टा रिका की एम्बेसीज के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो दूसरा ब्लू टॉक्स जो है वो इंडिया में, न्यू दिल्ली में होस्ट किया 20 मई 2025 को। ऑब्जेक्टिव क्या था कि अभी जो UNOC 3 होने वाला, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 3 होने वाली है, उसके लिए एक मोमेंटम बिल्ड करना। याद रखिएगा, जून 2025 में होगी है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का तीसरा एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां पर होगी ये भी लिख लीजिएगा, जून 2025 में फ्रांस में होगी। और मेन फोकस यही है कि जो ओशियन है, महासागर जो है, उसके शासन पर फोकस करना है, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी पर, राइट, कि उसका सतत तरीके से उसका उपयोग हो, उसके रिसोर्सेस का। और नई नई टेक्नोलॉजीज पर बात की जाएगी। लाइफ बिलो वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है, उसका पालन करना है, राइट। तो ये चीज है। तो ब्लू टॉक्स क्या है, ये सिर्फ आप सुनिएगा, आप जो चीज मैं बता रहा हूं। तो ये बेसिकली गाइस मल्टीलैटरल कंसल्टेटिव फोरम होता है, जहां पर साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटी के लोग, राइट, गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स, ये मिलकर जो महासागर है, ओशियंस है, उनके कंजर्वेशन के लिए जो है वो एक कॉमन सहमति बनाते हैं। मतलब कि सभी लोग मिलकर जो है वो प्रयास करते हैं और एक सहमति पर आते हैं कि इस चीज पर हमें काम करना है ना। तो ब्लू इकोनॉमी इस एडिशन की को चेयर फ्रांस और कोस्टा रिका है, हाई लेवल ऑफिशियल्स ने करी है, राइट, ये बातचीत कर रहे हैं। और इंडिया के पृथ्वी भवन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, पृथ्वी भवन दिल्ली के अंदर, ठीक है। हाँ, इससे पहले ये वाला पॉइंट, अब देखो इसकी UNOC 3 की जो थीम है, इसके आसपास स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव था अभी की बातचीत का। मरीन साइंस और ओशियन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, इसको सपोर्ट सपोर्ट करना पॉलिसीज वगैरह के थ्रू। BBNJ एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को प्रिपेयर जो है वो करना। आज का आपका टास्क है, आपको BBNJ एग्रीमेंट के बारे में जो है वो पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जो GS पेपर 3 में पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये हमारे नंबर पर कॉल करो और तुरंत क्लासेस जो है वो लेना शुरू करो। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पहली कॉन्फ्रेंस इनकी 2017 में हुई, लिख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। दूसरी कॉन्फ्रेंस 2022 में हुई, पोर्चुगल के अंदर। तीसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रांस में होने वाली, जो आप ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, ठीक है। जब ये कॉन्फ्रेंस होगी जून में, तो और डिटेल में हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, लिख लेना। ये व्हाइट पेपर का टाइटल कभी कभी जो है वो ये लोग पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी पर हम लोग को मेनली फोकस करना है। 25 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और कोस्टल स्टेट्स एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में लाए गए हैं, यानी कि सभी मिलकर काम करेंगे। इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर फोकस जो है वो किया जा रहा है, राइट, कि यहां से हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो तैयार कर सके, वो भी सस्टेनेबल तरीके से, है ना। बट चैलेंजेस यही है गाइस,
कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, डेटा शेयरिंग बहुत पुअर है, डीप सी माइनिंग वगैरह और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की समस्या है। तो ये सब चैलेंजेस हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है। मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम पर हम लोग को फोकस करना है ना। सीवीड फार्मिंग पर फोकस करना है। स्मार्ट पोर्ट्स तैयार करने हैं, ग्रीन शिप की रिसाइकलिंग करनी है। तो ये सब चीजें आगे चल के मरीन इकोसिस्टम के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है वो आएंगी। तो यही सब चैलेंजेस, कोऑर्डिनेशन नहीं है आज की डेट में, फंडिंग्स का चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है ना। तो ये चीज है। बीबीएनजे जो है वो आज पढ़ लीजिएगा, ये बस आपका एक टास्क है। बाकी आगे चल के इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये मिसाइल डिफेंस रेवोल्यूशन का टॉपिक है, स्पेशली द लॉन्च ऑफ गोल्डन डोम बाय यूएस। लिख लेना, गोल्डन डोम किसने लॉन्च किया? ये गाइस एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस शील्ड है, गोल्डन डोम। डोम समझते हो क्या होता है? ऐसा दिखाई देता है। और ये मिसाइल डिफेंस शील्ड है, मतलब ये ऐसी शील्ड तैयार की गई है कि कोई भी मिसाइल जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने फाइनल डिजाइन जो है वो इसका सामने रख दिया है। और अभी ये तैयार नहीं हुई, ये तैयार होगी, इस पर अब काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट ने गोल्डन डोम का फाइनल डिजाइन सामने रखा है और ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस शील्ड है। अब सिर्फ सुनो, इसका गोल क्या है ये लिख लो पहले। इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाकर, मतलब ये बनाएंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना इसका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी आ रही है तो भी ये उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। बहुत शानदार चीज तैयार कर रहा है, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है ये। चाहे मिसाइल लैंड से आए या सी से आए या स्पेस से आए, ये सब कवर कर लेगा ये डोम। मतलब ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर लेगा किसी भी प्रकार के एरियल खतरे से, कहीं से भी आ रहा है वो। 175 बिलियन यूएस डॉलर का इनका बजट है, ये लिख लीजिएगा। गोल्डन डोम, ये सिस्टम मिसाइल को बूस्ट फेज में ही डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करेगा। यानी कि जहां से वो चालू हुई है वहां पे वो डिटेक्ट कर लेगा, इंटरसेप्ट कर देगा, यानी कि हवा में उड़ा देगा। टेरिस्टेरियल, एरियल और स्पेस सर्विलांस सिस्टम को एक सिंगल नेटवर्क में इंटीग्रेट किया गया। यानी कि चाहे वो कहीं से भी आ रही हो मिसाइल, चाहे वो स्पेस से, जमीन से, शिप से यानी कि ओशियन से, या सबमरीन से भी लॉन्च हो रही हो, तो सबको ये डिटेक्ट कर लेगा, हर प्रकार की मिसाइल को, और यूएसए को पूरा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। एआई की मदद से रियल टाइम टारगेटिंग और इंटरसेप्शन पॉसिबल होगा। तो ये अर्ली डिटेक्ट करेंगे, बहुत तेजी से न्यूट्रलाइज करेंगे मिसाइल्स को और मिनिमम डैमेज करेंगे। तो गोल्डन डोम ध्यान में रखना। और ऐसे ही पता है आयरन डोम है इसराइल का, लिख लो, इसराइल का आयरन डोम, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे ही मैंने आपको इस डोम के बारे में बताया होगा, आपके दिमाग में जरूर, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इसराइल जरूर आ गया होगा, होपफुली आ गया हो। तो इस प्रकार ऑलरेडी इसराइल ने बना चुका है, और इंडिया के पास तो S-400 है ही, आकाश मिसाइल्स हैं। डीआरडीओ भी अपनी खुद की लेयर जो है वो तैयार कर रहा है। इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में ये सब शामिल है, S-400, राइट, आकाश मिसाइल, डीआरडीओ की कुछ और इंडिजीनियस हमारी स्वदेशी लेयर्स हैं। बस यही चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें आज की डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो कंट्रीज जो है वो तैयार कर रही है। थार्ड, यूएसए का थार्ड तो है ही। थार्ड जैसे S-400 है ना, वही उसका यूएसए हमसे चटका इसलिए था क्योंकि हमने यूएसए का थार्ड लिया नहीं था। जैसे S-400 है वैसे ही थार्ड भी है, बट वो S-400 से थोड़ा सा वो है, कमजोर है। और ये इसराइल का डोम जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, देखो सेम वही इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये। शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, 70 किलोमीटर तक जो है वो उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने की क्षमता क्षमता रखता है। तो उसमें आपको ज्यादा उसमें नहीं जाना है डिटेल में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्डन डोम सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये। ठीक है। दूसरे डिफेंस सिस्टम रशिया के अंदर, रशिया का तो S-400 है जो इंडिया ने लिया है। ऐसे ही चाइना का ये सिस्टम लिख लो, इनके आप HQ9 सिस्टम चाइना का, रशिया का S-400 जो इंडिया के पास भी है। जापान और ताइवान पैक 3 और स्काईबो सिस्टम जो है वो यूज करें। जापान का है पैक 3, स्काईबो सिस्टम जो है वो ताइवान का है। ये सब बेसिकली एरियल डिफेंस सिस्टम है ना। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट, बस यही था इस टॉपिक के अंदर समझने वाली चीज और नोट डाउन करने वाली चीज। अभी आपके लिए उल्लास स्कीम का एक
क्वेश्चन है, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की। तो आपको बता दें, उल्लास जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करती है और एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करती है। जो लोग अपनी एजुकेशन बीच में जाते हैं ना, तो उनको फिर से एजुकेशन में वापस लेकर आना, तो उस पर मेनली टारगेट होता है। नॉन लिटरेट जिनकी एज 15 साल या उससे ऊपर की है उसको टारगेट किया जाता है, ये लिख लीजिएगा। स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराती है बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल की। साथ ही साथ कुछ वोकेशनल स्किल्स वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। तो जो लोग जैसे कि छोड़ देते हैं ना अपनी पढ़ाई वढ़ाई, तो उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने के लिए उल्लास स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसके बारे में पूरे पॉइंट्स। अब ये बुकर प्राइज के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आपको पता है बुकर प्राइज किससे एसोसिएटेड है। तो टॉम ऑफ सैंड लिख लेना, टॉम ऑफ सैंड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स बहुत बार पूछता है, स्पेशली यूपीपीसीएस का, स्टेट पीएससी का। पहली इंडियन लैंग्वेज बुक है हिंदी में जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक की, इसको कन्नड़ से ट्रांसलेट किया गया और पहला कन्नड़ वर्क था जिसने 2025 में यह प्राइज जीता। मात्र बानू मुश्ताक जो थे वो जाने जाते हैं इस बंदया मूवमेंट से, बंदया मूवमेंट। ठीक है, बस दैट्स इट। और ये लिटरेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये उल्लास स्कीम का ये क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा जो है वो उसका आंसर जो है वो देने की। कमेंट बॉक्स में नहीं, मतलब अपने पास पेन और पेपर लेकर 120 वर्ड में ट्राई करो आंसर लिखने की। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।